सुप्रभात बच्चों, आज हम हिंदी व्याकरण का पाठ 18 विराम चिन्ह पढ़ेंगे। विराम का अर्थ है रुकना या ठहरना। नीचे लिखे वाक्यों को ध्यान से पढ़िए। रुको मत, जाने दो। क्षमा करना, रोको मत, जाने दो। रोको मत, जाने दो। आप देख सकते हैं दोनों ही वाक्यों में मेरे रुकने का जो स्थान था वो अलग अलग जगह पे था। पहले वाक्य में हमने पढ़ा रोको मत, जाने दो। रोको मत के बाद हमें थोड़ी देर ठहरना पड़ा, जिसका अर्थ हुआ कि अभी रोको मत, उसे जाने दो। यहाँ पे है रोको मत, जाने दो। अब रोको के बाद यहाँ मैंने थोड़ी देर के लिए विश्राम लिया, तो इसका अर्थ क्या हो गया कि जो व्यक्ति जा रहा है उसे रोको, उसे मत जाने दो। तो आप देख सकते हैं कि जो विराम मैंने छोटा सा विराम जो लिया है दोनों ही वाक्यों के बीच में अपने हिसाब से जो भी मेरे को हिसाब ठीक लगा उस जगह पे, तो उससे कितना अर्थ बदल जाता है। पहले वाले में अर्थ बनता है कि जो भी व्यक्ति जा रहा है उसे रोकना नहीं है, उसे जाने देना है। वहीं दूसरे में जबकि देखो शब्द वही है, शब्दों का क्रम वही है, बस जो हमारा जो विराम है वो बदल गया। हमने इस मत के बाद जो विराम लिया था वो विराम हमने रोको के बाद ले लिया, तो वहां पे अर्थ क्या बन गया कि जो व्यक्ति जा रहा है उसे रोक लेना है और उसे जाने नहीं देना है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि विराम चिन्ह हमारे लिए कितने महत्वपूर्ण होते हैं। हमें अपनी बातों को दूसरों तक पहुंचाने के लिए या भाषा में विशेष अर्थ देने के लिए। भाषा के सही प्रयोग से हम अपनी बात कहते समय बीच बीच में रुकते हैं। ठीक है, भाषा के सही प्रयोग से हम सही प्रयोग जब करते हैं तो अपनी बात को कहते समय हमें बीच बीच में रुकना पड़ता है। जैसे हमने यहाँ पे रुकने का जो क्रम किया था उसी प्रकार यदि वाक्य बोलते समय जहां जितना आवश्यक हो उतना नहीं रुका जाए तो अर्थ का अनर्थ भी हो जाता है। ठीक है, जहां पे जितनी आवश्यकता हो अगर उतना न रुका जाए तो अर्थ का अनर्थ भी हो जाता है, और जिस जगह पे रुकना है उस जगह पे ना रुककर कहीं और रुका जाए तो भी अर्थ का अनर्थ हो जाता है। जैसे मान लो यहाँ हमें किसी व्यक्ति को जाने से रोकना है, किंतु हमने जो हमें विराम था, हमें जो रुकना था वो हमें रोको के बाद रुकना था, पर लेकिन हम गलती से रोको की जगह मत के बाद रुके, तो वहां पे क्या अर्थ बन जाएगा कि उस व्यक्ति को रोकना नहीं है, उसे जाने देना है। तो यही होता है अर्थ का अनर्थ होना। इसी विराम को प्रकट करने के लिए कुछ चिन्ह निर्धारित किए गए हैं। ठीक है, तो जहां हम रुकते हैं, विराम लेते हैं, तो उसी विराम को प्रकट करने के लिए, दिखाने के लिए कि भाई यहाँ पे जो विराम लिया गया है ये किस चीज के लिए लिया गया है, तो वो दिखाने के लिए ही कुछ चिन्ह बनाए गए हैं। ठीक है, तो उन्हें ही हम कहते हैं विराम चिन्ह। अब हम सटीक परिभाषा देखें तो कहा जा सकता है वाक्य के बीच बीच में तथा अंत में विराम को प्रकट करने के लिए निर्धारित चिन्हों को विराम चिन्ह कहते हैं। ठीक है, तो किन्हें कहते हैं विराम चिन्ह? वाक्यों के बीच बीच में तथा अंत में। ठीक है, या तो वाक्य के बीच में होगा या अंत में विराम को प्रकट करने के लिए। ठीक है, विराम यानी कि विश्राम, जो हम रुकते हैं उस रुकने को प्रकट करने के लिए, दिखाने के लिए एक निर्धारित चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, निर्धारित चिन्हों का निर्माण किया गया है, जिन्हें हम विराम चिन्ह कहते हैं। आइए कुछ महत्वपूर्ण विराम चिन्हों के बारे में जानिए। सबसे पहला महत्वपूर्ण विराम चिन्ह जो है वो है पूर्ण विराम। ठीक है, और पूर्ण विराम इस तरह का होता है। ठीक है बच्चों, तो ये जो होता है ये होता है पूर्ण विराम। अब चलिए जानते हैं कि पूर्ण विराम का प्रयोग हम कहाँ करते हैं। लिखते पढ़ते समय पूरी तरह रुकने के लिए। किस तरह से? पूरी तरह रुकने के लिए, यानी कि ये दिखाने के लिए कि हमारा वाक्य पूरा हो चुका है, इसके आगे अब हमें कुछ नहीं कहना है। अर्थात वाक्य के अंत में पूर्ण विराम का प्रयोग होता है। देखिए, जैसे यहाँ पे भी देखिए, है के बाद यहाँ प्रयोग किया गया है, ये है पूर्ण विराम, यानी हमारी बात पूरी हो चुकी है और अब इसके बाद आगे कुछ नहीं कहना है। अगर हमें कहना भी है तो वो किसी और वाक्य को, किसी और अर्थ को लेकर के हम बात करेंगे। ठीक है, जैसे तुम खाना खा लो। ठीक है, एक बात ये पूरी हुई। अब अगर हम इसके आगे कोई और अगली बात कहते हैं तो वो पूर्ण विराम के बाद शुरू होगी, यानी कि इस बात से अगली बात का कोई लेना देना नहीं है। जैसे तुम खाना खा लो, आगे हम कह सकते हैं मेरा अभी मन नहीं कर रहा। ठीक है,
तो ये दोनों ही अलग अलग अर्थ को प्रकट करने वाले वाक्य होंगे। तो एक के बाद हमारा पूर्ण विराम लग जाएगा, क्योंकि इसके आगे हमें इस चीज से जो हम बात कह रहे हैं इसी चीज से जुड़ी हुई हमें आगे और कोई बात नहीं कहनी, तो ये हमारा पूर्ण विराम हो जाएगा, यानी हमारी बात यहाँ पे पूरी हुई। यह मेरा घर है। ठीक है, अब हम बात करते हैं अल्प विराम के बारे में। पूर्ण मतलब होता है पूरा। ठीक है, तो पूरा विराम जहां लिया जाए। फिर होता है अल्प विराम। अल्प यानी कि थोड़ा, जहां पे थोड़ा विराम लिया जाए। और अल्प विराम का चिन्ह इस प्रकार का होता है, आप देख सकते हैं। अल्प का शाब्दिक अर्थ है थोड़ा। ठीक है, शाब्दिक अर्थ होता है थोड़ा। जहां थोड़ा रुकना होता है वहां अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। देखिए, जहां थोड़ा रुकना होता है वहां अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। मैंने है के बाद यहाँ पे थोड़ी देर के लिए मैं रुकी थी, और यहाँ पे आप देख सकते हैं अल्प विराम का प्रयोग किया गया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे किया हुआ है अल्प विराम का प्रयोग। तो जहाँ पे हमें थोड़ी देर के लिए रुकना होता है तो वहां अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है के बाद अब यहाँ पे हमारी बात पूरी हो गई, तो यहाँ पे पूर्ण विराम का प्रयोग किया गया है। तो ये हमारे विराम चिन्ह होते हैं, इन्हें हमें ध्यान रखना होता है कि कब हमें कौन सा विराम चिन्ह प्रयोग करना है और कहाँ पे कौन सा विराम चिन्ह प्रयोग हो रहा है। अल्प विराम का प्रयोग निम्नलिखित रूप में होता है। जैसे अब देखिए, अल्प विराम का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है। जैसे अगर हम संख्याओं के बारे में बताएं, क्रम में बताते जाएं, 1 2 3 4, तो हम देखिए थोड़ा थोड़ा रुक रहे हैं। ठीक है, यदि अगर हम कहें 1, अब हम काफी देर के लिए रुक गए, इसका मतलब हमारी बात यहीं पूरी हो गई। जैसे मैंने केले, सेब, आम और अंगूर खरीदे। जब हम कई सारी चीजों के बारे में बताते हैं लगातार करके, तो हम उनके बीच में अल्प विराम का प्रयोग करते हैं। माँ बोली तुम वापस जल्दी आना। माँ बोली तुम वापस जल्दी आना। ठीक है, आना के बाद हमारी बात पूरी हो गई, तो हमने पूर्ण विराम लगा दिया। और माँ बोली के बाद हमने थोड़े सा रुक करके अगले ही वाक्य को बोलना शुरू कर दिया, तो यहाँ पे अल्प विराम हो गया। ठीक है, तो ये होता है अल्प विराम का प्रयोग। आगे हम बात करते हैं प्रश्न चिन्ह के बारे में। जब कोई प्रश्न पूछा जाए तो वाक्य के अंत में प्रश्न चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जब हम कोई प्रश्न पूछते हैं तब प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रश्न चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे तुम कहाँ जा रहे हो, हम किसी से पूछ रहे हैं ना, एक प्रश्न ही तो कर रहे हैं हम उनसे, तो ये हमारा प्रश्न चिन्ह लग जाएगा। ये देखिए, प्रश्न चिन्ह इस प्रकार का होता है। आगे है उद्धरण चिन्ह। जब किसी के कहे हुए पूरे वाक्यों को ज्यों का त्यों, मतलब जैसा है ठीक वैसा ही रखना होता है, तो उसे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए किसी ने कोई बात कही, ठीक है, और हम उसकी बात को जैसा जैसा शब्द उसने बोला है, हम वैसे ही शब्द उठा करके अगर कहीं पे लिख रहे हैं, तो हम वहां पे ये जो उद्धरण चिन्ह होते हैं इनका प्रयोग करते हैं। जब शुरुआत करते हैं हम उस शब्द से या वाक्य से, तो हम पहले ऐसे शुरुआत ये लगाने के बाद हम शुरुआत करेंगे, और जब हमारा वो वाक्य पूरा हो जाएगा तब हम अंत में ये वाले चिन्ह लगा देंगे, जिससे पता चलेगा कि यहाँ से यहाँ तक जो भी बात कही गई है वो जो व्यक्ति लिख रहा है ये उसकी बात नहीं है, बल्कि किसी और के कहे हुए या लिखे हुए शब्द हैं। कवि, लेखक या पुस्तक का नाम इकहरे उद्धरण के बीच लिखा जाता है। ठीक है, कवि का नाम, लेखक का नाम या किसी पुस्तक का नाम, कभी भी जो ये उद्धरण चिन्ह होते हैं, 2 उद्धरण चिन्ह इनके अंदर नहीं लिखा जाता। इसके लिए हमेशा इकहरे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जैसे प्रेमचंद्र की पुस्तक गोदान मुझे अच्छी लगी। ठीक है, गोदान, अब देखिए ये पुस्तक का नाम है। ठीक है, तो यहाँ पे एक हरे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया गया है। किसी व्यक्ति की बात को उसी के शब्दों में कहने के लिए दोहरे उद्धरण चिन्ह का भी प्रयोग किया जाता है। जैसे महेश ने कहा अब मुझे जाना ही होगा। ठीक है, जब भी हम किसी व्यक्ति के संवाद को बताते हैं कि कोई व्यक्ति ऐसा ऐसा बोल रहा है, अब हम महेश के बारे में बता रहे हैं कि महेश कैसा बोल रहा है, तो हम उसी के संवाद को बता रहे हैं। ठीक है, तो उस समय भी हम ये उद्धरण चिन्हों का प्रयोग करेंगे। अब हम बात करते हैं विस्मयादि बोधक चिन्ह। ठीक है, विस्मयादि बोधक चिन्ह जो कि देखने में इस प्रकार का होता है, ये देख सकते हैं आप, इस प्रकार होता है विस्मयादि बोधक चिन्ह। तो विस्मयादि बोधक जो होता है वो
अलग अलग मन के भावों को प्रकट करते टाइम पे लगाया जाता है। जैसे प्रसन्नता, दुख, आश्चर्य, घृणा आदि भावों को प्रकट करने के लिए तथा संबोधन के लिए, संबोधन भी इसमें जुड़ जाता है, संबोधन के लिए विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे अरे तुम कहाँ जा रहे हो, ठीक है। अब यहाँ अरे यानी कि आश्चर्य हुआ, ठीक है। तो आश्चर्य एक मन का भाव है, इसे प्रकट किया जा रहा है इस चिन्ह के द्वारा। वाह कितना सुंदर उपवन है, ठीक है। अब यहाँ पे वाह मतलब एक खुशी का भाव, प्रसन्नता का भाव दिख रहा है, उसे प्रकट करने के लिए है। इसी प्रकार जब हम संबोधन करते हैं, जैसे हे ईश्वर, ठीक है। अब हम यहाँ पे देखो हे करके लिखा हमने, या गुरुजी, ठीक है। तो ये होता है इस प्रकार जब भी हम किसी को संबोधित करते हैं तो उस समय ये उद्धरण चिन्ह विस्मयादि बोधक चिन्ह लगाया जाता है। आगे है योजक चिन्ह, ठीक है। देखिए योजक चिन्ह इस तरह से होता है, बीच में जिसे इंग्लिश में माइनस कहते हैं और हिंदी में घटा का निशान कहते हैं, उसे हम यहाँ पे हिंदी में योजक चिन्ह कहा जाता है। दो समान या विपरीत शब्दों को जोड़ने के लिए योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। कहाँ कहाँ प्रयोग होता है, या तो जो दो चीजें एकदम समान होंगी या वो विपरीत होंगी, तो इन दोनों को जोड़ने के लिए योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। योजक का अर्थ ही होता है जोड़ना। जैसे गणेश जल्दी जल्दी अपना काम करो, जल्दी जल्दी, ठीक है, समान शब्द हो गए। सुख दुख तो जीवन में लगे रहते हैं, विपरीत है, सुख का उल्टा दुख होता है। तो यही है, समान शब्द हो या विपरीत, इन दोनों को एक साथ जोड़ के दिखाने के लिए जो चिन्ह लगाया जाता है वो होता है योजक चिन्ह। तो बच्चों मैंने आपको इसमें पाठ में पूरे सारे चिन्हों के बारे में विस्तार से बताया है। अब आप इसका अभ्यास बड़े ही आराम से कर सकते हैं और आप आराम से विराम चिन्हों को समझ भी गए होंगे। फिर भी अगर आपको इसका अभ्यास करने में कोई परेशानी, कठिनाई या अभ्यास ही नहीं, फिर भी जैसे पाठ समझने में या चिन्हों को समझने में कोई परेशानी हो तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करके पूछ सकते हैं।